नमस्कार। इलेक्शन रिजल्ट 2021 में आपका स्वागत है और मैं हूं नरेंद्र। पल पल की अपडेट हम आज आपको दे रहे हैं और दिन भर आज स्वदेश न्यूज आपको दिखाएगा कि किस तरीके से 5 राज्यों की चुनाव की, आज चूंकि सुपर संडे है और कहना चाहिए 5 राज्यों की राजनीति की दशा दिशा आज तय होने वाली है। पश्चिम बंगाल की 292 सीटें, असम की 126, केरल की 140, तमिलनाडु की 234 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर आज मतदान के नतीजों का इंतजार है देश भर को। और जिस तरीके से कहना चाहिए कि आज बदलाव की बयार देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर बनी हुई है। चाहे हम बात करें भारतीय जनता पार्टी, जो अभी तक वहां पर जमीन तलाश रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रही है। और सबसे बड़ी बात, अब हार या जीत जिसकी होती है, शाम तक रुझानों में पूरी चीजें सामने आ जाएंगी, जनता के सामने पूरी चीजें आ जाएंगी। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो शुरुआती रुझानों में बंगाल में भाजपा और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। असम में भी भाजपा कमाल कर रही है, कांग्रेस का बंगाल से लेकर असम तक बुरा हाल है। बहरहाल बंगाल में दीदी की होगी हैट्रिक या खिलेगा कमल, असम में फिर चलेगा मोदी मैजिक या कांग्रेस करेगी कमाल, केरल में बचेगा लेफ्ट का आखिरी किला या राहुल की मेहनत लाएगी रंग, तमिलनाडु और डीएमके और एआईडीएमके में कौन सत्ता का सरताज होगा, पुडुचेरी में क्या होगा, इसका मिजाज इसका अब से कुछ देर में पता चल जाएगा। हर चीज का कहना चाहिए कि अभी से नतीजे आने शुरू हो गए हैं। और अगर कहा जाए कि जिस तरीके से वोटों की गिनती होती जा रही है, उस तरीके से रुझानों में जो भाजपा है, टीएमसी में कांटे की कड़ी टक्कर दिख रही है। बंगाल में अब 213 सीटों के जो रुझान है वो आने शुरू हो गए हैं। कहना चाहिए उसमें लगातार अगर देखा जाए तो भाजपा और टीएमसी में लगातार बिल्कुल कांटे का मुकाबला चल रहा है। और जिस तरीके से हम देख सकते हैं बंगाल में एम फैक्टर काम कर रहा है, बात लगातार कर रहे हैं मोदी, महिला, मथुआ और मुस्लिम। भाजपा का जो एम फैक्टर है अब वो बंगाल में काम कर रहा है और लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों में हो रही है। और यहां पर एक और चीज है, सबसे बड़ी बात है कि लगातार जिस तरीके से एग्जिट पोल आए थे, एग्जिट पोलों में बताया गया था, तो एक बार फिर से कहना चाहिए एग्जिट पोल अब सही साबित हुए हैं। हिंदुस्तान में एग्जिट पोल जो हुए थे और कहना चाहिए 5 राज्यों के जो एग्जिट पोल थे, कहीं ना कहीं वो सही साबित होते हुए दिख रहे हैं। अभी केरल विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है और एक हिसाब से कहा जाए कि 64 सीटों के लिए शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। वहीं पर अगर असम की बात की जाए तो असम में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, ये अभी से रुझान आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि भाजपा लगातार यहां पे लीड कर रही है, लगातार भाजपा यहां पे बढ़त बढ़ाए हुए। नंदीग्राम की बात करें तो नंदीग्राम के महासंग्राम में शुवेंदु बढ़त बढ़ाए हुए, शुवेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी से भाजपा में आए थे, अब शुवेंदु अधिकारी और ममता के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। पहले चरण की अगर बात करें तो शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से आगे चल रहे थे। उसके बाद में अगर बात करें कि टीएमसी 100 सीटों का आंकड़ा पार कर सकती है, जैसे कि लगातार दिखाया जा रहा था, टीएमसी में कांटे की टक्कर दिख रही है भाजपा के साथ में। हालांकि बंगाल में टीएमसी ने 100 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है, बंगाल में अब 200 सीटों के शुरुआती रुझान आ चुके हैं। और अगर इसमें देखा जाए तो टीएमसी 102 और भाजपा 94 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन 1 सीट पर आगे चल रहा है। बंगाल की लगातार हम बात कर रहे हैं, बंगाल पश्चिम बंगाल चुनाव में वोटों की गिनती लगातार जारी है। रुझानों में भाजपा और टीएमसी के कांटे की टक्कर दिख रही है। अभी तक 189 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 200 सीटों की बात लगातार हम कर रहे थे और जिस तरीके से अभी रुझान आ रहे हैं उसमें लगातार बीजेपी कमाल कर रही है पश्चिम बंगाल में। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बीजेपी, अगर देखा जाए तो 10 साल का तिलिस्म टूटने जा रहा है बंगाल में, और बंगाल में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी इतनी कड़ी टक्कर वहां पर दे रही है। अभी तक अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में जो भी पार्टी को बहुमत मिला है, पूर्ण बहुमत से वहां पर सरकारें बनी हैं। लेकिन अगर अभी देखा जाए, और लगातार मैं जिस तरीके से बता रहा हूं, स्वदेश न्यूज आपको जिस तरीके से लगातार चीजें बता रहा है कि राजनीति का सुपर संडे है आज। पश्चिम बंगाल की 292, असम की 126, केरल की 140, तमिलनाडु की 234 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर मतदान के नतीजे लगातार, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं, नतीजे आने शुरू हो गए। और जिस तरीके से भाजपा लगातार बढ़त बढ़ा रही है, बंगाल की बात की जाए, भाजपा और टीएमसी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लगातार हम आपको नतीजे बता रहे हैं जिस तरीके से बंगाल में अब भाजपा और कांग्रेस की, कहना चाहिए लगातार हम जो कह रहे थे कि 294 जो सीटें हैं बंगाल में, उन पे लगातार उनकी जो अपडेट है वो आ रही है। तृणमूल कांग्रेस की बात की जाए या पहले की बात की जाए, अगर 29 अप्रैल को आए एग्जिट पोल्स के अनुसार बंगाल को लेकर एक राय नहीं दिखी थी। 9 एग्जिट पोल्स में से 5 में से ममता बनर्जी की तृणमूल को बहुमत लगातार बता रहे थे कि ममता बनर्जी की तृणमूल पार्टी को बहुमत मिल सकता है।
बंगाल में वोटिंग की बात की जाए तो 1.5% कम हुई है। तृणमूल के लिए चिंता की बात है। 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे, तब बंगाल में भाजपा ने बंगाल की 128 सीटों पर बढ़त हासिल की थी, जबकि तृणमूल की बढ़त घटकर 158 सीट रह गई थी। इस बार कम वोटिंग ने तृणमूल की चिंता बढ़ा दी है। इस बार 8 चरणों में औसतन 81.59 वोटिंग हुई है, जबकि 2016 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा 83.2% था। यानी इस बार वोटिंग करीब 1.5% कम हुई है। 1.5% काफ़ी सीटों का अंतर पैदा कर सकती है, क्योंकि लगातार कह रहे हैं कि वहाँ पे बंगाल में एम फैक्टर चल रहा है, और एम फैक्टर किस तरीके से अपना जादू दिखाएगा ये शाम तक चीज़ें सामने खुलकर आ जाएंगी। लेकिन अगर अभी फिलहाल देखा जाए तो बंगाल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। बंगाल का पूरा चुनाव अगर कहा जाए तो मोदी बनाम दीदी पर केंद्रित रहा है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स और एग्जिट पोल की बात करें तो ये इशारा कर रहे हैं कि कांटे की लड़ाई में तृणमूल और भाजपा दोनों बहुमत के आंकड़े से पीछे रह जाएं। ऐसे में बंगाल में अगर कहा जाए कि लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन किंग मेकर की भूमिका में आ सकता है। इसमें पेंच है कि लेफ्ट कांग्रेस कभी भाजपा के साथ नहीं जाएंगी, वहीं कांग्रेस एक बार फिर तृणमूल के साथ जा सकती है, लेकिन तृणमूल और लेफ्ट एक दूसरे के धुर विरोधी है। लगातार हम असम की बात कर रहे हैं, बंगाल की बात कर रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव जो है नतीजे आज आने वाले हैं, और कहना चाहिए कि आज राजनीति का सुपर संडे है। लगातार बात कर रहे हैं हम आज चुनाव परिणामों की। असम की 126 सीटों पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो 64 का है। पिछली बार भाजपा जीती थी। अगर बात की जाए तो एनडीए को पहली बार सत्ता हासिल हुई थी असम में, लेकिन 12 सीटें जीतकर भाजपा को सत्ता दिलाने में मदद करने वाले बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने इस बार कांग्रेस और लेफ्ट से हाथ मिलाया है। भाजपा के साथ असम गण परिषद बना हुआ है। भाजपा यूपीएलएल के साथ भी गठबंधन किया है। यहाँ एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का मुद्दा हावी रहा है। भाजपा जीती तो सीएम सर्बानंद सोनोवाल दोबारा सीएम बनेंगे। अगर भाजपा को हार मिली तो इसे एनआरसी इफेक्ट माना जाएगा। असम में सभी एग्जिट पोल्स में भाजपा गठबंधन बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। दिन भर स्वदेश न्यूज आपको ये पूरे आंकड़े दिखाएगा। अभी हमारे साथ कृष्ण मोहन झा जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। कृष्ण मोहन झा जी, इस बार अगर कहा जाए तो बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में गजब की टक्कर देखने को मिल रही है। लगातार कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, और जिस तरीके से अब कहना चाहिए कि बंगाल की लड़ाई के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और 5 राज्यों के चुनाव में जो केंद्र बिंदु है वो पश्चिम बंगाल है, क्योंकि यहाँ पे भाजपा को खोने को कुछ नहीं है और पाने को बहुत कुछ है। आपने देखा होगा कि जिस ढंग से भाजपा पिछले 6 महीनों में लगातार पश्चिम बंगाल में रैलियां करती रही, एक माहौल बनाती रही, बहुत सारे टीएमसी के लोग टूट करके बीजेपी में आते रहे, तो ये बड़ा माहौल वहां पे क्रिएट हुआ है। और कहीं ना कहीं जो इसमें कोरोना महामारी का जो विकराल रूप है उसमें कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है बड़ा फैक्टर भी माना जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि जो पूरी भाजपा है, पूरी सत्ता है, वो पूरी ताकत लगाए हुए थे पश्चिम बंगाल में सत्ता हथियाने के लिए। तो अब आज जो चुनाव परिणाम है, जो शुरुआती रुझान है, तो दिख रहा है कि भाजपा खेमे में आज जश्न मनाने का एक माहौल दिखाई दे रहा है, और इसको जश्न के रूप में वो मना भी सकते हैं शुरुआती नतीजों को देखते हुए। इस बार चुनाव की बात की जाए अगर कृष्ण मोहन जी, तो जिस तरीके से जब भाजपा की उम्मीदवारों की सूची जारी की गई तो बड़ा वहां पे असंतोष दिखा। कई मतलब कहना चाहिए कि भाजपा में इतनी उम्मीदें शुरू से ही जताई जा रही थी। कार्यकर्ताओं ने वहां पर पार्टी के बाहर धरना दिया, प्रदर्शन हुआ, लगातार कहना चाहिए कि उम्मीद थी पार्टी को शुरू से ही कि इस बार बंगाल में कुछ, और जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पर प्रचार किया, एक तरीके से कहना चाहिए गोरिल्ला युद्ध जिस तरीके से होता है उस तरीके से ममता बनर्जी को घेरने की पूरी कोशिश थी। देखिए, व्यापक स्तर पर इस बार तैयारी की गई, और जो देश के बड़े नेता हैं, आप बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय, अरविंद मेनन, नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश से विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया, यूपी से भी जो देखिए कि वो दिनेश शर्मा, खुद योगी जी वहां लगे रहे। तो इस प्रकार से जो देश के जो क्रीम लीडर थे उन सबको उन्होंने वहां झोंक दिया था। और आप देखिए कि 2014 से वहां पे तैयारियां शुरू हो गई थी। अरविंद मेनन को वहां भेज दिया गया था, और जिस ढंग से तोड़, जो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में वो संगठन मंत्री रहे हैं, तो जोड़ तोड़ में उनको महारत हासिल है। और उस जोड़ तोड़ का वह नतीजा है कि पश्चिम बंगाल में उन्होंने काम खड़ा किया, और टीएमसी के बहुत सारे बड़े बड़े जो दिग्गज थे, जो ममता बनर्जी के राइट और लेफ्ट कहलाते थे, उनको अपने साथ मिला लिया। तो कहीं ना कहीं जो एक माहौल बना हुआ है उसमें एक लंबा संगठन का काम है, और संगठन ने बहुत ही मेहनत करी है। और जो आपने कहा कि जो बीजेपी ने जब टिकट वितरण किया तो वहाँ असंतोष दिखाई दिया, तो जब बड़े व्यापक आप फेरबदल करते हैं, बहुत बड़ा कुछ प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है, और ये लाजमी भी है।
क्योंकि जब आप बड़ा करने जाते हैं तो छोटा कोई नुकसान होता है, जो आपसे कमिटेड लोग रहते हैं उनका भी आपको त्याग करना पड़ता है। तो यही वजह है जो हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में जब टिकट वितरण हुआ तो भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ हुई, बहुत विरोध हुआ, दिल्ली कार्यालय तक शिकायत हुई, लेकिन बाद में सब कुछ मैनेज हो गया। बिल्कुल कृष्णमोहन जान जी, इस बार एम फैक्टर बड़ा काम कर रहा है बंगाल में, कहना चाहिए। बहुत मोदी, अच्छा आपने मथुरा, प्रश्न मुस्लिम किया और और महिला, आपने बहुत अच्छा ये देखा। वोट कितना जी। इफेक्ट कर सकता है इस चुनाव में? और जिस तरीके से कहा जाए कि मोदी, मथुरा, मुस्लिम और महिला, ये जो वोट है ये राजनीति की दशा दिशा तय कर सकता है क्या बंगाल में? निश्चित रूप से जो आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांग्लादेश की यात्रा की, और बांग्लादेश की यात्रा कोरोना काल के बाद यदि पहली उनकी यात्रा थी, विदेश यात्रा। तो ये यात्रा के पीछे कोई ऐसा वो नहीं था। उससे सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये था कि मथुरा समाज यहाँ बहुत बड़ा है, जिसकी संख्या 3 करोड़ है। यानी आप समझ लीजिए पश्चिम बंगाल में जो वोटर हैं लगभग 3 करोड़ वोटर हैं। और आपने देखा होगा कि उनके जो एक सांसद थे, भाजपा ने पहले प्रयोग किया था कि लोकसभा में टिकट दी मथुरा समाज के लोगों को, और शांतनु ठाकुर को जो है वो वहां से निर्वाचित भी हुए। तो मथुरा समाज को साधने का एक प्रयास था बांग्लादेश जाकर के, महिलाओं की दिशा में लगातार वो काम ही कर रहे थे। और जो मुस्लिम है, मुस्लिम कहीं ना कहीं ट्रिपल तलाक के बाद जो महिलाओं का रुझान है वो भाजपा के साथ हुआ है, पूरे देश के स्रोत बता रहे हैं। तो इस बार जो है ये एकदम ऐसा फैक्टर नहीं दिख रहा है कि एकदम भाजपा के खिलाफ कुछ हो। और दूसरी चीज ये है कि भाजपा वहां पे केवल 3 सीट लिए हुए थे, भाजपा को खोने को कुछ नहीं है वहां पे, जो कुछ है सब पाने को ही है वहां पे। बिल्कुल, जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे थे, राघवेंद्र सिंह जी जुड़े हैं हमारे साथ। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे थे, माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर है, और इस बार फिर एग्जिट पोल सही साबित हुए हैं। और अगर कहा जाए राघवेंद्र जी, जिस तरीके से अब बंगाल में बीजेपी अपना एक दमखम दिखा रही है और सीधे सीधे नतीजे जब सामने आ रहे हैं, तो उसमें भी कहना चाहिए 2-3 सीट का अंतर दोनों पार्टियों में चल रहा है, और कभी भाजपा आगे होती है, कभी टीएमसी आगे होती है। क्या कहेंगे, कहाँ जा सकता है ये पूरा नतीजा? शाम तक क्या आंकड़े आ सकते हैं? देखिए, मेरा अनुमान ऐसा है, मैंने बीच में कहीं कहा भी था कि हो सकता है कि इस बार वहां त्रिशंकु विधानसभा है, बिल्कुल किसी को भी बहुमत ना मिले। और अगर ये स्थिति बनेगी तो फिर बीजेपी इस मामले में सब जानते हैं कि उसको महारत हासिल है। बिल्कुल, ये राघवेंद्र जी लगता है कि बंगाल में पहली बार होगा ऐसा? हाँ, बंगाल में ऐसा पहली दफा हो रहा है, क्योंकि वहाँ बहुमत किसी को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि त्रिशंकु की स्थिति है, हंग असेंबली आने की संभावना दिख रही है। हम तो लोकतंत्र के लिए प्रार्थना करते हैं कि वहाँ हंग असेंबली ना आए। जी। और अभी तो ये रुझान है, दोपहर तक एक बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी हमें लगता है। और उम्मीद करना चाहिए कि किसी को भी मिले, लेकिन बहुमत जरूर मिले। इस बार राघवेंद्र जी, जैसे कि बीजेपी ने बड़ी तैयारी की थी और लगातार, जैसे कि कृष्णमोहन झा साहब बता रहे थे कि करीब 4 साल से 5 साल से बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। बड़ी अराजकता थी बंगाल में, और एक घुसपैठ बड़ा मुद्दा माना जाता था, और उसको लेकर हिंदुत्व का मुद्दा भी लेकर वहां पे कांग्रेस लड़ी है, भाजपा लड़ी है। तो एक हिसाब से भाजपा जो पूरी पार्टी ने जिस तरीके से ताकत झोंकी थी, उसमें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अकेली थकेली पड़ी थी। हालांकि ममता बनर्जी ने फिर पत्र भी लिखा अन्य दलों को, कि भाई आए और जो बंगाल है उसको बचाएं। और जिस तरीके से बंगाल में अब बीजेपी की दखल बड़ी थी, उससे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी घबरा भी गई थी। देखिए, बंगाल का जो हमने इतिहास देखा है, आजादी के पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जी, लेकिन वामपंथ के बाद जी, जब वामपंथी वहां सरकार में आए जी, और ज्योति बसु के नेतृत्व में सरकार लंबे समय तक वहां चली, तो हमने देखा कि फिर वहां जो राजनीति ममता बनर्जी ने की है जी, वही राजनीति उन्होंने सीखी है वामपंथियों से, जिसे हम अराजकता की कई बार बात करते हैं कि वहाँ हिंसा होती है, अराजकता होती है जी। बीजेपी ने ममता बनर्जी के 10 सालों को, जो अच्छे बुरे अब जनता तय करेगी, इस चुनाव में नतीजे आ रहे हैं, लेकिन वो जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उसको बीजेपी ने कैश किया। और सब जानते हैं कि भाजपा इस मामले में बहुत चतुर दल है। वो कहीं भी जाती है तो पहले बहुत मेहनत करती है, 5-10 साल। असम की बात कर ले, बंगाल की बात कर ले, या जो भी राज्यों में जहाँ बीजेपी का कोई खाता भी नहीं खुला था, वहां वो पहले काम करती है 5 साल 10 साल, और फिर वो धीरे से निकल के बाहर आती है। तो ये जो उसकी मेहनत का नतीजा है, मुझे लगता है, चाहे हम उसे हिंदुत्व का नाम दे दें, ममता बनर्जी की अराजकता के नाम पर भाजपा ने वोट मांगे हो, जो भी हम कहें, लेकिन बीजेपी बहुत सुनियोजित तरीके से काम करती है। और ये स्टाइल वामपंथ के पास भी है, लेफ्टिस्ट भी यही करते हैं। लेकिन लेफ्टिस्ट वहां चूंकि लंबे समय के बाद सरकार से बाहर होगा, तभी उनको वापस पटरी पर चढ़ने में दिक्कत हो रही है। लेकिन सीधा मुकाबला ममता बनर्जी से, 10 साल की ममता बनर्जी की सरकार और अराजकता को लेकर भाजपा ने जो कैश किया, मुझे लगता है कि उसकी झोली खाली थी बीजेपी की। जो भी आएगा उसको प्लस होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कृष्णमोहन झा जी, क्या कांग्रेस और लेफ्ट इस बार किंग मेकर बन सकते हैं बंगाल में? देखिए, ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि सीधा मुकाबला है जी। जहाँ पे भी जो अभी तक जितने सर्वे में भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा स्थिति ऐसी नहीं है कि
कांग्रेस और कम्युनिस्ट जो है वहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में हो। जी। लेकिन यदि जैसा कि राघवन जी ने भी कहा कि त्रिशंकु यदि बनता है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा, और हम ये कामना करते हैं कि वहाँ पे जो है कोई भी सरकार बने वो स्पष्ट बहुमत की सरकार बने। तो मेरे को लगता है कि इस बार जो सीधा जो मुकाबला है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में ही है, और परिणाम भी जो है उनके इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। अच्छा राघवन जी, इस बार अगर बंगाल की वोटिंग की बात की जाए तो पिछले चुनाव की अपेक्षा 1.5% कम वोटिंग हुई है। ये क्या तृणमूल के लिए चिंता का विषय बन सकता है? चिंता का विषय बन सकता नहीं, वो तो बन चुका है जी। क्योंकि जो बीजेपी पिछली बार 3 सीटों पर थी, अब वो उसके आसपास चल रही है तृणमूल के। तो ये तो अब सवाल ही मेरे ख्याल से मतलब नहीं बचता कि बन सकता है, वो तो बन चुका है। क्योंकि आपने कहा था इससे पहले कि ममता बनर्जी ने पहले खुद के दम पर चुनाव की बात की, फिर बाद में वो सहायता मांगने लगी थी बाकी दलों से कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप मेरी मदद करिए। बिल्कुल। तो वो मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, हालांकि वो इस परिपेक्ष में ना देखा जाए, सिर्फ उनके लड़ाकूपन की वजह से करूंगा, वो झांसी की रानी होगी। झांसी की रानी का तो मामला आजादी का था और लोग उनको बहुत मानते भी है, लेकिन इनको भी लोग बहुत मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो नहीं भी मानते हैं। बिल्कुल। तो झांसी की रानी की तरह संघर्ष करने की बात मैं कहूंगा, ममता बनर्जी ने अकेले वहां पूरा संघर्ष किया है, और कांग्रेस और वामपंथी ने कोई ममता बनर्जी को मदद की होगी मैं ये नहीं मानता जी। वो तो उन्होंने खुद के लिए संघर्ष किया, उसमें जितनी सीटें कांग्रेस को मिल जाए, जितनी वामपंथ को मिल जाए, क्योंकि वो उनका सिर्फ उद्देश्य था कि बीजेपी को डेंट करें। इस बहाने अगर ममता को फायदा होता है तो हो जाए, तो वो फायदा एक ममता बनर्जी को मिल सकता है, जो बढ़त दिख रही है हमको फौरी तौर पर। कहीं ना कहीं ये स्थितियां अभी 12 बजे के आसपास हमें लगता है और क्लियर होंगी, और अगर जो हम आशंका जता रहे हैं जी, ऐसी संभावना है कि बहुमत किसी को नहीं मिला, तो फिर अभी से ही आप देखिए खरीद फरोख्त की बात हो जाएगी। जो विधायक जीत रहे हैं उनको लोग अपने अपने हिसाब से अपने फार्म हाउस में, होटल में, रिजॉर्ट में रखने की बात करेंगे। सिर्फ ये उनको देंगे कि आप तो केवल वो प्रमाण पत्र लेकर आ जाइए, उसके बाद आप देखिए कि वो ढूंढे से नहीं मिले, क्योंकि हर पार्टी उनको ऐसा करेगी जैसे किडनैप करने की बात भी आएगी। तो मुझे लगता है कि अभी आज के बाद जो है जी, सीन बहुत ही विचित्र होने वाला है। आप बड़ा बंदी शुरू हो जाएगी आज शाम से। हाँ, आज नहीं 12 तो बजना, अभी जैसे सर्टिफिकेट मिलेंगे जी, जी। उसके बाद हम देखेंगे कि लोकतंत्र की 12 बजना शुरू हो जाएगी। जी जी, क्योंकि हर पार्टी सोचेगी कि हम विधायकों को अपने खाते में ले लें, उसके बाद बार्गेनिंग करें। जी किस्मत जहाँ जी, अगर बात हम असम की करें तो असम में जैसे कि पिछली बार कहा जाए कि भाजपा ने यूपीएलएल के साथ गठबंधन किया था, और वहाँ पे बड़ा बोडोलैंड का मामला भी था, और कहना चाहिए कि सर्बानंद सोनोवाल का बड़ा विरोध भी हो रहा था वहाँ पर। उसके बाद भी भाजपा बड़ी बढ़त बना के चल रही है असम में। देखिए, ये शुरुआती रुझान है नरेंद्र जी, मैं पहले से आपसे कह रहा हूँ कि ये जो शुरुआती रुझान होते हैं वो बहुत, हमने आज तक की जो करीब 20 साल की पत्रकारिता जो राजनीतिक रूप से हमने जो देखी है, तो उसमें यही देखा कि जो शुरुआती रुझान बहुत अलग आ जाते हैं, जब बाद में हम देखते हैं तो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं रिजल्ट। तो शुरुआती रुझानों में बहुत ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि वहां पे जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने की बात थी, जिस ढंग से वहां घुसपैठिए थे, उनको जो वहां पे मतदाताओं के रूप में शामिल किया गया था, वहां की नागरिकता दी गई थी, तो इन तमाम तरह की जो विषमताएं थी, बहुत दिक्कतें थी, लोगों का ये कहना था कि वहां पे एक अच्छा माहौल बनेगा, और जो है एनडीए की सरकार वहां पे बनी थी। बिल्कुल। लेकिन राघवन जी, जैसे कहा जा रहा था लगातार कि एनआरसी का इफेक्ट बड़ा माना जाएगा और भाजपा को हार भी मिल सकती है, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं इस बार। ये मेरा मानना ये कि राष्ट्रवाद का जो भाजपा का मुद्दा है जी, वो कहीं भी इस मुद्दे पर बीजेपी को नुकसान होगा, ये मैं पहले दिन से नहीं मानता हूँ। जी जी, बीजेपी को इसमें फायदा ही होगा, चाहे वो सीए का मुद्दा हो, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो इस मुद्दे पर एकमत रहते हैं। जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है या जो अल्पसंख्यक की राजनीति है, वो जरूर इस मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी को डेंट करती है। लेकिन अभी भी मेरा मानना ये है कि बहुत सारे क्षेत्रों में कई राष्ट्रवादी भी अल्पसंख्यक हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सारे लोग एक जैसे होते हैं। जो घुसपैठी है वो जरूर इसके खिलाफ होंगे, लेकिन बाकी जो भारत का मुसलमान है जी, वो इस मुद्दे पर सरकार के साथ होता हुआ दिखेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये नतीजे बताएंगे भी कि वो साथ में थे कि नहीं थे। अच्छा, अगर पिछली बार की बात की जाए राघवन जी, तो 12 सीट कर भाजपा सत्ता में आई थी, और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने इस बार जो उसकी सहयोगी पार्टी थी जिसने पिछली बार भाजपा को सत्ता दिलाई थी, अब उसने कांग्रेस और लेफ्ट से हाथ मिला लिया है, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या वहाँ पे ऐसी परिस्थितियां बनी थी कि भाजपा ने ऐसे क्या काम कर दिए थे वहाँ पे फिर से? बीजेपी हमेशा, हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है पंजाब का जी, हमारे सामने उदाहरण है शिवसेना महाराष्ट्र का जी। बीजेपी कोई भी दल को लेती है वहां जहां वो अछूत होती है, कम होती है जी जी, फिर वो धीरे धीरे अपनी ताकत खुद बढ़ाती है,
और उसके बाद वो फिर इंडिपेंडेंटली काम करती है, क्योंकि उसको मालूम है कि बैसाखियां कभी भी हट सकती हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं ये कुछ इसमें नया नहीं है। बंगाल माने पंजाब और महाराष्ट्र इसके उदाहरण है। तो ये जो उनके साथ थे दल असम में, उनको आज ही तो कल बीजेपी छोड़ती और उनको जानी था, या तो वो भाजपा में मर्ज हो जाते। जैसे लोग कहते हैं ना कि छोटी मछली तो बड़ी मछली खा लेती है। बीजेपी जहां जहां बड़ी मछली बनी, या हम कहें कि जो पार्टी जहां जहां बड़ी मछली बनती है वो छोटी मछलियों को खा जाती है। बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ जहां बड़ी पार्टियां हैं, छोटे दल शायद गठबंधन करने से डरेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हमने गठबंधन किया तो अगले चुनाव में 10 साल के बाद हो सकता है या तो हम खत्म हो जाए या बीजेपी या कांग्रेस में मर जाए। जी बिल्कुल। अब अगर बात की जाए तमिलनाडु की, राघवेंद्र जी, तमिलनाडु में जैसे कहना चाहिए कि इस बार करुणानिधि और जयललिता के बिना चुनाव हुए हैं पूरे। अन्ना द्रमुक के पास सिर्फ सीएम पलानीस्वामी के तौर पर एक अकेला चेहरा था। उसके बाद अगर द्रमुक की बात की जाए तो करुणानिधि के बेटे स्टालिन। इसी वजह से सभी एग्जिट पोल में इस बार कहा जाए कि जीत का अनुमान जताया गया है इस पूरे में एग्जिट पोल में अन्ना द्रमुक को। लेकिन इस बार अन्ना द्रमुक ने भाजपा के साथ गठबंधन किया है वहाँ पर, और द्रमुक ने कांग्रेस के साथ किया है। तो क्या वहाँ पे मान सकते हैं आप परिणाम आने वाले हैं? हालांकि वहाँ पे बीजेपी तमिलनाडु में कहना चाहिए 65 पे चल रही है अभी। देखिए, मेरा ये मानना एग्जिट पोल तो छट्टे की तरह होते हैं जी, या यूं कहे कि वो होम्योपैथी की दवा की तरह होते हैं। लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का जी। अब पहले कभी बड़े सटीक निकलते थे जी, अब हर कोई कहता है कि हमारी दवा बहुत अच्छी है, हमारे एग्जिट पोल बहुत सटीक है, लेकिन कई बार हमने इनको उलटते हुए देखा है जी। तो ये इसके बारे में, जैसी मीडिया के बारे में भी राय है लोगों की, कई बार मीडिया बहुत मैनिपुलेट करता है। तो एग्जिट पोल भी मैनिपुलेशन वाले होते हैं और वो बड़े कलेजे के लोग होते हैं जो मैनिपुलेशन को करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो जो बता रहे हैं वो सच्चाई से दूर है, सिर्फ माहौल बनाने या बिगाड़ने का। तो एग्जिट पोल पर तो मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ कुछ चुनाव के बाद। लेकिन देखते हैं तमिलनाडु में, आपने कहा कि जयललिता के बिना, करुणानिधि के बिना जो चुनाव है ये एक तरह से नई लाइन होगी, और अब ये लाइन मेरे ख्याल से वहां 10-15 साल लगातार चलेगी, जो भी लाइन अभी निकल कर आएगी आगे। बिल्कुल। कृष्ण मोहन जी, इस बार कहें तो केरल में क्या जादू चल रहा है कांग्रेस का? राहुल गांधी ने बड़ा टाइम दिया है वहां पे। देखिए, निश्चित रूप से जो उन्होंने प्रयास किया है और वहां से लोकसभा चुनाव भी उन्होंने जीता, तो उसके बाद से वो अपना ध्यान उनका वहां ज्यादा था केरल में, और केरल में निश्चित रूप से वो कुछ बेहतर करने का प्रयास कांग्रेस वहां कर रही है। और आप देख रहे हैं कि देश में गिने चुने राज्य हैं जहां पे इस समय कांग्रेस का आधार है, उनमें से एक राज्य केरल है। तो निश्चित रूप से अपनी साख बचाने के लिए, जो उनकी स्थिति है उसको बेहतर करने के लिए वहाँ कांग्रेस ने बहुत मेहनत की है, और उसके परिणाम हमको थोड़ी देर बाद देखने मिल जाएंगे। बीजेपी भी वहाँ पे 2 सीटों पे आगे चल रही है। हाँ, निश्चित रूप से ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बीजेपी ऐसे विषम परिस्थितियों में जहाँ पे उनका कोई आधार नहीं था, वहाँ पे 2 सीट पे आगे चल रही है। तो आप देख रहे हैं कि जिन्होंने पश्चिम बंगाल में 3 में आने के बाद उन लोगों ने एक माहौल खड़ा कर दिया और आज बराबर की टक्कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि सुखद परिणाम यदि आते हैं बीजेपी के लिए, 2 सीट भी यदि मिलती है, तो आगे चल करके ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। बिल्कुल। अगर पुडुचेरी की बात की जाए तो करीब कहना चाहिए कि वहाँ पे बहुमत का आंकड़ा 16 है, कुल टोटल सीटें 30 हैं, और पुडुचेरी विधानसभा एक केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर कहा जाए तो बीते फरवरी में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार यहाँ गिर गई थी। बी नारायण स्वामी बहुमत साबित नहीं कर सके थे। 2 मंत्रियों के भाजपा में शामिल होने और कुछ विधायकों के इस्तीफे के बाद सत्ता उनके हाथ से फिसल गई थी। इस बार 3 एग्जिट पोल में भाजपा और AINRC और बाकी 3 पोल्स में कांग्रेस द्रमुक को बहुमत मिलने के आसार बताए गए थे। और अगर इस हिसाब से कहा जाए कि जो पुडुचेरी की स्थिति है वहां पे भी पेंच फंसा हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से जो अभी जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है जी, तो उसमें जो अभी वर्तमान सत्तारूढ़ दल है, वहाँ सत्तारूढ़ जो कार्य कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है वो सरकार बना ले जाएगा, क्योंकि दोनों ही दलों में बहुत असंतोष था, कांग्रेस में बहुत असंतोष था, और इस बात को बीजेपी ने कैच किया है। उनके असंतोषी जो कैंडिडेट थे उनको अपने साथ मिला लिया है, तो वहां पे लग रहा है कि इस बार बीजेपी सरकार बना ले जाएगी अपने सहयोग। राघवेंद्र जी, लेकिन पुडुचेरी की बात की जाए तो 7 और 6 पे बढ़त बनाए हुए है, 7 पे बीजेपी और गठबंधन और 7 पे कांग्रेस गठबंधन। राघवेंद्र जी, आवाज आ रही है आप तक? लगता है राघवेंद्र जी से संपर्क कट गया है। लगातार कृष्ण मोहन झा साहब जुड़े हुए हैं हमारे पास। झा साहब, इसमें अगर कहा जाए कि 3 अगर एग्जिट पोल की भी बात की जाए और अगर अभी आंकड़ों की भी बात की जाए
तो दोनों पार्टियां बिल्कुल नेक टू नेक फाइट यहाँ पे पुडुचेरी में भी चल रही है। हाँ, निश्चित रूप से वहाँ पुडुचेरी में स्थिति वैसी ही बनी हुई है और लगता है कि जो इस बार जो सर्वे जो बता रहा है उसके आसपास ही परिणाम दिखाई देंगे। जी, बंगाल की लगातार बात हो रही है। बंगाल में एकदम से कहना चाहिए कि जिस तरीके से बीजेपी ने बढ़त बनाई है और बंगाल के इतिहास में ये पहली बार है कि इतनी नेक टू नेक फाइट किसी दो पार्टियों के बीच में चल रही है, क्योंकि अभी तक बंगाल में पूर्ण बहुमत मिलता रहा है जिस पार्टी को भी मिला है। कृष्णमोहन साहब, एक यहाँ पे एक बड़ी बात मैं जानना चाहूँगा आपसे कि बंगाल में कहना चाहिए कि बड़ा समय दिया भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिया, और कहना चाहिए कैलाश विजयवर्गीय ने तो एक हिसाब से वहाँ डेरे डाल दिया था, वहाँ पे उन्होंने पूरा अपना गढ़ बनाया हुआ था। बीच में रोकना चाहूँगा आपको, हमारे साथ शंकरलाल तिवारी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, और राम पांडे जी भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। राम पांडे जी और शंकरलाल तिवारी जी, आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ में। हाँ, मैं अपनी बात कर रहा था कृष्णमोहन साहब से। जैसा इस बार अगर देखा जाए तो लगातार जैसे कहा जा रहा है कि एम फैक्टर काम कर रहा है बंगाल में, जो कि मोदी, मुस्लिम, मथुआ और महिलाएं जो हैं एक अहम वो हो सकता है बंगाल चुनाव में। और एक हिसाब से कहा जाए तो वोटिंग भी इस बार कम हुई है, पिछले चुनाव की अपेक्षा बात की जाए तो वोटिंग भी कम हुई है, जिसका सीधा सा फायदा लगातार दिख रहा है कि बीजेपी इसका सीधा फायदा ले रही है, जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है उसमें। यहाँ पर मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे कि ऐसी क्या 10 साल में ममता बनर्जी की सरकार में कमियाँ रह गई जिससे कि जनता ने इस तरीके से नकार दिया है टीएमसी को? देखिए, जो पहले जो स्थिति वामपंथियों की थी, वहां पे जो स्थितियां निर्मित हो गई थी, जो अराजकता थी, विकास रुक गया था जी। तो कहीं ना कहीं जो दीदी से जो अपेक्षाएं थी, जो 10 साल पहले जिस ढंग से दीदी वहां पे आई थी, तो उनकी पार्टी से बहुत अपेक्षाएं थी, लेकिन उनका जो कृत्य था, उनके कार्यकर्ताओं का जो कृत्य था, वो कहीं ना कहीं मार्क्सवादी जो थे उन्हीं से जुड़ा हुआ दिखाई देने लगा था। उन्हीं के आचरण का, उन्हीं का अनुसरण वो करने लगे थे, तो एक अराजक माहौल वहां निर्मित हो गया था। और अभी भी देखिए कि जितनी करीब 250 कार्यकर्ता भाजपा के मारे जा चुके हैं इस पूरे चुनाव के दौरान, तो एक माहौल वहां पे जो है वो बिल्कुल भय का माहौल है, लोग डरते भी हैं। तो इन तमाम तरह की चीजों से, और दूसरी बात जो 2014 के बाद से जब देश में बदलाव आया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो एक उनके प्रति लोगों में उत्साह जागृत हुआ, लोगों ने उनको स्वीकार किया, और कई चीजें जो थी उससे कई फैक्टर होते हैं। आप देखा होगा आपने कि कहीं ना कहीं लोगों की आस्था की बात थी, राम मंदिर का निर्माण हुआ, कश्मीर को लेकर के बहुत बातें थी, अनुच्छेद 370 का वहां पे वो हुआ, समाप्त किया गया। ट्रिपल तलाक की बात की जाए तो ट्रिपल तलाक जैसी चीजों का वो हुआ। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजें जो है वो समाज में इफेक्ट करी हैं, और उसका ही परिणाम हम देख रहे हैं कि राम पांडे जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। बीच में रोकना चाहूंगा आपको कृष्णमोहन साहब। राम पांडे जी, इस बार क्या सच हो गया 2 मई दीदी गई? अब ये तो कुछ देर में पता चल ही जाएगा, 2 मई दीदी गई। हाँ, लेकिन उनके जाने और न जाने से क्या फर्क पड़ता है देश को? 7 साल में क्या हुआ, क्या परिणाम है? पूरे सब बेरोजगारी बढ़ गई है। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का बोला था, क्या हुआ? जब देश के लोगों को नहीं दे पाए तो क्या बंगाल के लोगों को ये नौकरी दे देंगे? अर्थव्यवस्था क्या हो गई? देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, व्यापारी चौपट हो गए। क्या करेंगे अब? पूरे देश को चौपट पहले ही कर दिया है, अब ये बंगाल को भी चौपट करेंगे यदि कहीं ये वहां आ जाते हैं तो। इन्होंने किया क्या है देश के लिए? 100 स्मार्ट सिटी का बोला था, बुलेट ट्रेन का बोला था, 15-15 लाख लाने का बोला था, क्या किया? और अभी आपने ही बोला कि वो 3-4 एम जो आपने बताए, मुस्लिम, मोदी, मतलब ये फैक्टर काम कर रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां पहुंच गया था, पिछले 3 साल से वहां काम कर रहा था। वहां क्या काम कर रहा था? केवल नफरत फैलाना, हिंदू करना, मुसलमान करना। अखबारों में एक ही खबर छप रही थी पिछले काफी टाइम से कि भाई नंदीग्राम में इतने मुसलमान है, कलकत्ता में इतने मुसलमान है, फलानी जगह इतने मुसलमान है। वहां आखिर किया क्या? और ये कहते हैं 250 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मर गए। अरे देश में 2.5 लाख मर चुके हैं ऑफिशियल लोग, और वैसे तो पता नहीं 25 लाख मर चुके हैं। ये किसने मार दिए? ये तो जानबूझकर मारे हैं। पूरी दुनिया में कहीं कोरोना नहीं है, केवल हिंदुस्तान में कोरोना बढ़ रहा है, जिससे लाखों लोग मर रहे हैं। इनको अपने 250 कार्यकर्ता दिख रहे हैं, 250 से ज्यादा तो इनके कार्यकर्ता कोरोना से मर चुके हैं। जी, आपकी पार्टी भी पार्टिसिपेट करती है अच्छे तरीके से सभी चुनाव में। आप लोग बहिष्कार करिए, मत करिए अपने कैंडिडेट खड़े, अगर कोरोना का इतना डर है फिर क्यों पार्टिसिपेट करते हैं आप लोग? अच्छा, आपके राहुल गांधी केरल में पूरी ताकत लगा के बैठे थे, वो क्यों कर रहे थे? ये राम पांडे जी ऐसी बातें मत करिए, चुनाव परिणामों की बात हो रही है, उसकी बात करिए आप।
जी 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 जी, नहीं आप मोदी जी की तारीफ कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं मोदी जी की तारीफ यहाँ नहीं हो रही, हालांकि कोरोना काल है और ये बात हकीकत है, चुनाव आयोग पे प्रश्न उठे, सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया, आप बात समझिए ना, आप हर बात पे लेके आग बबूला हो जाएंगे, ये तो नहीं चलता ना हर चीज को लेके। नहीं आप कीजिए, मैं आप तारीफ कीजिए मोदी जी की, आप उनको भगवान मानिए, आपने भगवान बताया था उनको कि देश में भगवान है और इसके कारण ही तो भगवान नाराज हो गए, इसलिए तो लाखों लोग मर रहे हैं, आप उनको भगवान बोलिए, मुझे आप मना लेते भगवान को, आपने क्यों नहीं मनाया भगवान को? आप भी तो मनुष्य हैं और धरती पे ही रहते हैं और भारत में भी रहते हैं, आप मना लेते भगवान को। आपके लिए भगवान है, मेरे लिए नहीं है, मैं तो उनको इंसान लायक भी नहीं मानता। जो इंसान लाखों लोगों को मरवा दे, मैं तो उसको इंसान लायक भी नहीं समझता, वो भगवान आपके लिए। तो आप क्यों मध्य प्रदेश में वहां पे दमोह में जाके पार्टिसिपेट कर रहे थे, चुनाव में बहिष्कार करते? आपके नेता तो कह रहे थे बाहरी आदमियों को नहीं आने दीजिए, ये गलत है राम पांडे, ये दोहरी नीति क्यों अपनाते हो? आप हमेशा राशन पानी लेके चढ़े रहते हो, ये कोई बात थोड़ी नहीं आप कीजिए। देखिए मोदी जी की तारीफ, अरे मोदी जी की तारीफ नहीं करना, भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान करते हैं हम सब, इतनी सी बात है। लोग मर रहे हैं तो उसको भी दिखाया ना राम पांडे जी, लोग मर रहे हैं तो उसको भी दिखाया, हमने भी दिखाया। हम कोई ऐसी बात थोड़ी ना कर रहे हैं, मीडिया है, आप तो हर बात पे लेके कभी मीडिया को बुरा कहने लगते हैं, कभी आप मोदी जी को। संगलाल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, संगलाल जी लोग मर रहे हैं, आप लाखों लोग आपके कारण ही मर रहे हैं, आप जो मोदी जी की वो करते हो ना। अरे आप बचा लीजिए ना, तो आप क्यों नहीं बचा रहे हैं? आपके राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? आपके कमलनाथ तो इतने दिन से दिल्ली में बैठे थे, तब नहीं आए आपके कमलनाथ, आपके उनको तो डर है। आपको राहुल गांधी कमलनाथ दिख रहे हैं, आपको मोदी जी की कभी नहीं दिख रही, वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको। नहीं तो मोदी जी तो कर रहे हैं जो करना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी क्या कर रही है? आप अपने कमलनाथ को क्यों नहीं बुलाया मध्य प्रदेश में? जी आप सही कह रहे हैं। आपका कमलनाथ वहां छुपे बैठे थे दिल्ली में, तब नहीं बुला पाए आप उनको यहाँ पे मध्य प्रदेश में कि आइए, मध्य प्रदेश में इतने लोग मर रहे हैं, उनको बचाइए। आप भी घर पे बैठे हैं, आप निकलते ना सड़कों पे, क्यों नहीं निकले आप ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे पे रख के? अरे आपको, आपकी आंखों पे तो पट्टी चढ़ी है ना मोदी जी की, आपको थोड़ी दिखाई। अरे हमारी आंखों पे तो आपकी भी पट्टी चढ़ी हुई है, तभी तो आपको हम हर डिबेट में बुलाते हैं। हमारी आंखों पे तो आपकी भी पट्टी चढ़ी हुई है, नहीं तो अगर हम ऐसा पक्षपात करते तो आपको नहीं बुलाते डिबेट में। राम जी देखो वो तो फॉर्मेलिटी करनी है आपको, वो तो अरे फॉर्मेलिटी तो और लोगों के साथ भी कर सकते थे राम जी। किसी न किसी को बुलाओगे, देखिए वो फॉर्मेलिटी आपको करना है, वो किसी न किसी को। अरे ऐसा नहीं होता राम पांडे जी, इस तरीके से इतना जहर मत पालिए अंदर, गलत बात है, इतना जहर मत पालिए। चैनल देखना लोग बंद कर देंगे यदि विपक्ष के लोग। अरे बिल्कुल कर दें, बिल्कुल कर दें, बिल्कुल कर दें। आपकी मजबूरी है बुलाना, मुझे नहीं बुलाओगे दूसरे को बुलाओगे, ये आपकी मजबूरी है। लेकिन राम पांडे जी आपको ही क्यों बुलाते हैं, ये भी तो सोच लीजिए आप। जी ये आपकी महानता है, ये आपकी निडरता है। नहीं तो आपने तो हमें कह दिया कि हम भी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं, आप तो हमें भी नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए वो आपकी मजबूरी है, वो भी आपकी मजबूरी है, क्योंकि मोदी जी आपका चैनल बंद करा देंगे यदि आपने उनकी डायरेक्ट बुराई की, तो वो आपकी मजबूरी है, आपको भी तनख्वाह पानी। लेकिन राम पांडे जी इतनी नेगेटिविटी मत पालिए अंदर, इतनी मत पालिए, हर आदमी बुरा दिखेगा आपको अगर इतनी नेगेटिविटी पालेंगे आप। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, जो आपके चैनल के मालिक है उनका चैनल बंद हो जाएगा यदि उन्होंने। देखिए आप बताइए, पुन प्रसून वाजपेयी को निकाला कि नहीं नौकरी से, अक्षय शर्मा को नौकरी से निकाला कि नहीं? पांडे जी मैं तो बहुत सारे चैनलों से निकल चुका हूँ, उसकी चिंता नहीं है, आप उसकी चिंता मत करिए, हमारे चैनल भी अच्छा है और हम लोग सच्ची बात करते हैं। भाई है उनका नाम ले रहा हूं जिनको नौकरी से निकाला है, इसी कारण, क्योंकि उन्होंने सरकार से सवाल पूछा था। पांडे जी अगर आप हमारा चैनल देखते हो तो हम भी सच्चाई दिखाते हैं। जी नहीं आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपके मालिक कब आपको बाहर निकाल देंगे इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं मैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं, उसकी आप चिंता मत करिए ना, हमारी चिंता करिए ना हमारे मालिक की। चलिए हमारे साथ शंकरलाल तिवारी जी जुड़े हुए हैं। शंकरलाल तिवारी जी क्या मानेंगे आप, 2 मई दीदी गई? देखिए बिल्कुल आप सटीक बात कह रहे हैं, और बंगाल के अंदर पिछले 2 वर्षों से चुनाव चल रहा था, 1.5-2 वर्षों से वहाँ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव के बाद से ही पूरे संगठनात्मक ढांचे के साथ, अनुषंगिक संगठनों के साथ और पूरी तरीके से वहाँ सक्रिय थी। जैसा कि अभी आपने कहा कि 200 से ऊपर 250 कार्यकर्ताओं का तो वहाँ कत्ल हो चुका, हत्याएं हो चुकी। बंगाल की राजनीति, बंगाल के चुनाव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कारण पिछले 40 साल से बंगाल का इतिहास 50 साल से यही रहा है कि वहाँ हिंसा सर्वोपरि रही है, और वहाँ हिंसा के कारण ही, वामपंथियों और कांग्रेस के कारण ही वहाँ के उद्योग धंधे रोजगार, अन्यथा बंगाल एक जमाने में देश में बम्बई के बाद और बम्बई के साथ, मैं बाद भी नहीं कहूँगा, बम्बई के बाद और बम्बई के साथ सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र देश का था।
अंग्रेजों ने भी वहाँ बंदरगाह होने के कारण तमाम उद्योग धंधे खड़े किए थे और वो सारे तहस नहस हो गए। दिल्ली में कांग्रेस, बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और इनका दोनों का तालमेल, दिल्ली में हम सरकार बना ले। बार बार कांग्रेस ने वामपंथियों की मदद से सरकार बनाई और उनको वहाँ छूट दे रखी। नतीजा ये हुआ कि अभी इस पीढ़ी के लोग जानते हैं कि नैनो कार वहाँ बननी थी और यही ममता जी ने जा करके और वहाँ पर हिंसक आंदोलन कराए और नतीजा ये हुआ कि वही नैनो कार का कारखाना गुजरात में लगा। आप समझिए बात को, वहाँ की जनता डरी हुई थी, वहाँ की जनता आतंकित थी, वहाँ की जनता लूट, और फिर अभी तो उन्होंने बांग्लादेशियों के दम पर और बंगाल में राज करने की कोशिश करी। बांग्लादेश का बॉर्डर है, बांग्लादेश से उन्होंने सांप्रदायिकता की बात करते हैं हमारे अन्य पार्टियों के मित्र, पर सांप्रदायिक कौन है? कहीं जनेऊ पहन लोगे, कहीं जो है तो टोपी लगा लोगे, कहीं नमाज अदा करने लगोगे, कहीं जो है तो चर्च में खड़े हो जाओगे। मैं सभी धर्मों को प्यार, सम्मान और सब ईश्वर एक है, ये तो हमारी मीमांसा है। पर यह राजनीति का जो चुनाव था, इस चुनाव में ये होना ही था और सरकार बंगाल के अंदर वहाँ पर सिर्फ वसूली और आम जनता को परेशान करना और मुस्लिम तुष्टीकरण, और वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण अपने देश के मुस्लिमों का होता तो लगता कि अपने नागरिकों का हो रहा है और विदेशियों का, बांग्लादेश वालों का वोटर लिस्ट में नाम, बांग्लादेश वालों के लिए सारी बात और उनको वोट बैंक बना करके और राजनीति करने की भावना। जब हम जमीन से कट जाएंगे, जब हम स्थानीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे बाहरी गुंडे बुला करके, तो निश्चित रूप से अभी एक बड़ी खबर आ रही है। मैं बड़ी खबर बता दूं कि बंगाल में टीएमसी लगातार आगे चल रही है। अब अगर बीजेपी और टीएमसी की बात कर रहे थे, जिस तरीके से दोनों पार्टियों में टक्कर हो रही थी, अब बंगाल में टीएमसी लगातार आगे चल रही है, बढ़त बना ली है उसने भाजपा से। अब आप अपनी पूरी बात रखिए। मैं आपसे एक बात कहूँ, अभी ये मुश्किल से 1-1.5% वोटों का गणना, 2% वोटों की गणना हो पाई और इसलिए अभी अपडेट कुछ करना संभव नहीं है, मेरी समझ में आए। और अपन चर्चा जरूर कर रहे हैं दर्शकों के लाभ के लिए, पर अभी मात्र 1-2% वोटों की ही गिनती हुई है। और एक बात और सुनिए, बंगाल के अंदर भाजपा की सरकार तो बन रही है, मान लीजिए, अपन मान के बैठते हैं, पर भाजपा की वहाँ 3 सीटें विधानसभा की थी और अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें 10-5 सीट मान लीजिए ममता जी अभी 1-1.5-2% वोटों में कुछ सीटों में ज्यादा दिख रही हैं, पर उसके बावजूद बराबरी की टक्कर, कोई पार्टी जिसके 3 सदस्य विधानसभा में रहे हो 292 में, और 292 में 3 के बाद आज वो बराबरी से और पैरेलल चल रही है, चेज कर रही है ममता को। मैं सोचता हूँ कि यह बीजेपी की बहुत बड़ी सफलता है, बीजेपी के उन असंख्य कार्यकर्ताओं की जिन्होंने अपने प्राण दांव में लगा करके बंगाल में लोकतंत्र को बचाने का काम किया और उसकी प्रतिष्ठापना करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में राम पांडे जी लगातार अगर कहा जाए, शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ममता बनर्जी से आगे चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये शुभेंदु अधिकारी वही हैं जिनको ईडी ने नोटिस दिया था जी, जो अभी शंकरलाल तिवारी जी ने बताया ना कि बंगाल की जो व्यवस्थाएं थी वो बिगड़ी हुई थी जी। अब बताइए, जिसको ईडी का नोटिस गया, मतलब देश का गद्दार, उसको शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने में मिलाया। अब वो जीत रहा है हार रहा है वो एक अलग मैटर है। मुकुल रॉय, जिसको सीबीआई की तरफ से नोटिस गया था कि शारदा का घोटालेबाज है, उस घोटालेबाज को, देश के गद्दार को भारतीय जनता पार्टी ने अपना मिला लिया। तो ये दोनों वहाँ सीएम के दावेदार हैं। अब बताइए, जो देश के गद्दार हैं, देश के घोटालेबाज है, दोनों जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो भारतीय जनता पार्टी अभी कह रही है कि 250 कार्यकर्ता मरे थे, वहाँ 2.5 लाख लोग मरेंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वहाँ अराजकता फैली हुई थी। अब बताइए, जब ये 2 गद्दार और 2 घोटालेबाज भारतीय जनता, ये 2 तो मैं बता रहा हूँ टॉप मोस्ट है, जितने भी गए हैं भारतीय जनता पार्टी में वो सब सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के नोटिस मिला था।
जब इतने गद्दार देश के धोखेबाज भारतीय जनता पार्टी में घुस गए हैं, पूरी पार्टी गद्दारों की पार्टी बन गई है, आप बताइए बंगाल का क्या हाल होगा? बंगाल में लाशों की लाइन लगेगी, बंगालों में घोटालों की लाइन लगेगी, बंगालों में भ्रष्टाचार दुनिया का सबसे बड़ा बंगालों नहीं यार, बंगालों का। अरे चुप है, जैसे कितनी बार बोल लिया, बीच में मत बोला कर। जब मैं बोलता हूँ अरे जब हमेशा मीटिंग होती है, जब भी आपसे बहस होती है, आप बीच में क्यों आते हो? जब आप पांडे जी वो वरिष्ठ हैं, बहुत वरिष्ठ हैं हम सबसे, थोड़ा सा प्लीज संयम रखें, बहुत वरिष्ठ हैं, सीनियर है वो हमसे, सबसे सीनियर है। कई बार जब इनसे बहस हो चुकी है, जब ये बोलते हैं मैं चुप रहता हूँ, और मैं जैसे ही बोलता हूँ ये उंगली करते हैं। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन वरिष्ठ है, थोड़ा सा भाषा की मर्यादा रखें, पब्लिक के सामने भाषा की मर्यादा रखें। राम पांडे जी वरिष्ठ हैं, बहुत वरिष्ठ हैं वो आपसे। कोई वरिष्ठ नहीं है, ये देश के गद्दार हैं, ये इनके कारण देश अरे राम पांडे जी फिर आप वही बातें करने लगे। राम पांडे जी राजनीतिक है नहीं है, लफंगा है, ये मेंटल है, लफंगा है, दाढ़ी कर रहे हैं ये, इनको तमीज नहीं है बात करने का। जब एक राम पांडे जी वरिष्ठ हैं वो, थोड़ा सा सम्मान करें आप उनका। अरे तो वरिष्ठ है तो इतनी अकल नहीं है, जब ये बोलते हैं मैं चुप रहता हूं, और जैसे ही मैं बोलता हूँ ये अपना मुंह खोलना शुरू कर देते हैं, गंदगी टपकना शुरू कर देते हैं। राम पांडे जी आप अपनी बात पूरी करिए, राम पांडे जी आप अपनी बात पूरी करिए, फिर हम मैं यही बोल रहा था कि पूरे के पूरे घोटालेबाज गद्दार भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, और ये आपने दिखाया है। ईडी का नोटिस शुभेंदु अधिकारी मीडिया ने दिखाया, सीबीआई का नोटिस मुकुल राय को इन्होंने दिखाया, मुकुल राय का तो महीने भर तक से उसमें चला था। तो जब इतने सारे गद्दार भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो आप समझ लीजिए बंगाल का क्या हाल होगा, और वही हाल पूरे देश में है। अब ये खुद बोल रहे थे ना, इनके पास 3 विधायक थे, चुनाव लड़ने के पहले इनके पास 25 हो गए थे, ये 22 तो पहले ही खरीद चुके थे। यार 35 करोड़ 50 करोड़ किसी के सामने पटकोगे तो उसकी तो आंखें फट जाएंगी, वो क्यों नहीं जाएगा इनकी पार्टी में? किसी के सामने भी डाल दो, आप भी चले जाओगे भाजपा में अगर आपको पटकेंगे तो। जी नहीं, आप ही चले जाओगे, जो आप बोल रहे हो ना, आप खुद चले जाओगे। और आप सुनिए मेरी बात, आधार पूना वाला नाम सुना है आपने? कोविशील्ड वैक्सीन बना रहा है वो, इनके आतंक से डर से देश छोड़ गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जो देश को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। उनने ये भी कहा है कि आपके कई मुख्यमंत्रियों ने भी उनको डराया धमकाया है। अरे तो ये प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्रियों ने डराया है तो अब तो उनको दे दी सुरक्षा, अब उनको दे दी सुरक्षा। अब आप फोन लगा के उनको, अब राम पांडे जी जैसे कि कहा जाए शंकर लाल तिवारी जी को धमका रहे हैं, तो उसमें शंकर लाल तिवारी जी सुन ही रहे हैं ना अकेले। और आप जानते हो लोया की हत्या किसने करवाई थी, कितने? अरे आप बात तो सुनिए, जैसे कि आप पूना वाला की बात कर रहे हैं, पूना वाला को फोन लगा के लोग चमका रहे हैं, उसमें मोदी जी क्या कर ले? अब जैसे आप शंकर लाल तिवारी जी को डरा रहे हैं फोन पे, आप नवीन मिश्रा जी से कहते हैं कि मैं बंगाल में आके ठोक दूंगा तुझे, तो अब उसमें नवीन मिश्रा जी क्या कर लेंगे, शंकर लाल तिवारी जी क्या कर लेंगे? जी आधार पूना वाला कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है जो पूरे देश को जिंदा रखने के तो शंकर लाल तिवारी जी छोटे मोटे आदमी है? धमका रहे हो उस आधार पूना वाला को, भगा रहे हो, उसको धमका कौन रहा है, उसको भगा कौन रहा है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अच्छा सुनिए, बीच में रोकूंगा राम पांडे जी, हमारे साथ में लगातार कृष्णमोहन झा साहब जुड़े हैं, माफी चाहूंगा बहुत देर से उनके पास नहीं आ पाया। झा साहब, जैसे कि लगातार कहा जाता है शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के बड़े खास सिपह सालार हुआ करते थे, ममता बनर्जी को हरा रहे हैं नंदीग्राम में, क्या कहा जाए, वहां पे शुभेंदु अधिकारी की छवि ममता बनर्जी से भी अच्छी थी क्या? कृष्णमोहन झा साहब जुड़े हैं आप हमारे साथ? शायद कृष्णमोहन झा साहब तक मैं पीसीआर से कहूँगा फिर से उनको जोड़ें। राम पांडे जी आपसे ये सवाल करता हूँ, आपसे बात हो रही थी, शंकर लाल तिवारी जी शुभेंदु अधिकारी की कहा जाए कि एक हिसाब से अच्छी छवि थी ममता बनर्जी से भी ज़्यादा, क्योंकि पहले चरण में ही वो आगे चल रहे थे, दूसरे चरण में ही वो लगातार करीब 1500 वोटों से आगे चल रहे हैं। जो लोग बहुत लंबे बोल रहे हैं, वैसे मैं इनसे बहस में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि ये मुझे राजनीतिक व्यक्ति लगते ही नहीं, पर उसके बावजूद भी मेरे छोटे भाई है, कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ, और मैं अपना कद नहीं गिरा सकता इनकी बकवास से। पर एक बात आप समझिए कि सोनिया गांधी जमानत पे है, राहुल गांधी जमानत पे है, वाड्रा जमानत पे है, ये इनको याद नहीं है। और ये शुभेंदु अधिकारी पे वो बात कर रहे, ईडी का नोटिस उन्हें मिला होगा
पर आम जनता की बात हो रही है, चुनाव की बात हो रही है। अभी न इस बात की बात हो रही है कि राहुल गांधी केरल में गए तो उनने क्या बना बिगाड़ लिया, न भी शुभेंदु अधिकारी के भ्रष्ट है कि चोर है कि डाकू है, ये चर्चा हो रही है। अभी आपकी चर्चा ये है, हमें डिबेट को समझना चाहिए कि शुभेंदु अधिकारी वहाँ आगे चल रहे हैं और ममता बनर्जी जो वहाँ की मैंने एक वरिष्ठ नेता ही नहीं, मुख्यमंत्री ही नहीं, वामपंथियों को खत्म करके अपनी सत्ता बनाने वाली, कांग्रेस को भी लात मार करके अपनी ताकत दिखाने वाली ममता, और उससे शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल आम जनता भी सब गद्दार है, आम जनता भी सब चोर है। अगर ईडी के नोटिस को ये बड़ी सील मान रहे हैं तो ठीक है, ये बोले, पर मैं पूछ रहा हूँ कि जनता ने वोट किया है और ये अकेले इनको नहीं मालूम, कांग्रेस के मित्रों को, कि उनको ईडी का नोटिस मिला है। जब ईडी का नोटिस मिला है तो बंगाल के भी एक नागरिक को मालूम है, और जहाँ चुनाव हो रहे हैं, शुभेंदु जी लड़ रहे हैं नंदीग्राम में, वहाँ के लोगों को भी मालूम है। पर उसके बावजूद अगर वो ममता जैसी नेता को और मतदान में पीछे कर रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी को आगे कर रहे हैं, तो मित्रों को राजनीति की स्थिति समझनी चाहिए। अकेले रटाया चौहट्टा छाप भाषण, नुक्कड़ सभा, ये डिबेट नहीं है। पता नहीं आप कहाँ से आमंत्रित करते हो। हमको समझ रहे तो कांग्रेस में तो अच्छे अच्छे लोग हैं जो विषय को समझते हैं, न ये विषय समझ रहे हैं, न ये चुनाव पे चर्चा करना। शंकरलाल जी, एक और बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे और आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि इस बार का चुनाव इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि कोरोना काल में चुनाव चल रहा है, और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने भी गाइडलाइन दी है कि जो भी चाहे बूथ के अंदर जाएंगे या जो बूथ में कर्मचारी होंगे उनका सबका टेस्ट होगा, उसके अलावा जो लोग जाएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। वहाँ पर एक बड़ा अहम चुनाव है और देश ऐसी परिस्थितियों में अभी है और ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा है देश कि जहाँ पर ये चुनाव अहम भी हो जाता है, लेकिन उसके अलावा लोगों की सुरक्षा भी अहम हो जाती है। क्योंकि अभी देखा जाए और जिस तरीके से परिस्थितियां चल रही हैं उसमें लगातार सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी गाइडलाइन दी है, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया पूरे मामले पे, कहना चाहिए कि देश विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। हालांकि ये चुनाव अहम है, और अहम इसलिए भी है क्योंकि अभी कहना चाहिए आज का सुपर संडे माना जाए कि सुपर संडे है। 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम है वो आज शाम तक आ जाएंगे, दोपहर तक पूरे परिणाम सामने होंगे। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पे हम लगातार कर रहे हैं कि चूंकि विकट समय है और चुनाव हो रहे हैं, और कहना चाहिए कि जिस तरीके से ये पूरे चुनाव घटे हैं, और बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल में कोविड बहुत तेज़ी से फैला है चुनाव होने के बाद। अगर हम बात करें तो अगर आंकड़ों की बात करें तो बंगाल में हर दूसरा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित दिखाई दिया है इसमें। हालांकि वहाँ पे जिस तरीके से वोटिंग हुई है या जिस तरीके से अभी परिणाम आ रहे हैं, परिणामों में जो भाजपा और टीएमसी के बीच में कांटे की चक्कर चल रही है। शंकरलाल जी आपसे फिर से आपके पास आना चाहूँगा, फिर उसके बाद मैं राम पांडे जी के पास जाऊँगा। शंकरलाल जी, इस बार वोटिंग परसेंटेज भी कम हुआ है। पिछले अगर चुनाव की बात की जाए तो 1.5% करीब वोट है जो कम डला है वहाँ पे बंगाल में। तो ये वोट कितना फर्क डालेगा चुनाव में? हालांकि जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र जी जुड़े थे, उन्होंने कहा डालेगा नहीं, डाल चुका है, क्योंकि जिस पार्टी की 3 सीटें थी आज वो पार्टी टक्कर दे रही है, उस पार्टी को टक्कर दे रही है। और ये बंगाल में अपने आप में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी, या कहा जाए कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं, और त्रिशंकु यहाँ पे सरकार बन सकती है। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि बीजेपी वहाँ स्पष्ट बहुमत प्राप्ति करेगी। 2-3% वोटों की गिनती हुई है, और ट्रेंड वहाँ का अगर अपन समझें, ये सच आप कह रहे हो कि वहाँ वोट परसेंटेज कुछ क्षेत्रों में कम हुआ है, और उसकी वजह भी आतंक था, उसकी वजह भी हिंसा थी, उसकी वजह भी ममता दीदी के जो कार्यक्रम थे उनका भय था, और इस कारण कुछ वोट कम जरूर पड़े हैं। पर एक बात और समझ लीजिए कि ये जो रुझान आ रहा है, इस रुझान में भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर प्रतिष्ठापित हो चुकी, ये स्पष्ट हो चुका। बिल्कुल। और थोड़ी सा और आने दीजिए, 12-1 बजे तक हम आप सब देखेंगे। मैं बिल्कुल नहीं कुछ कहना चाहता कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, बहस हो रही, इसलिए मैं बीजेपी का हूँ तो बीजेपी की बात करूंगा, और हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। रुझान स्पष्ट है, वी आर चेंजिंग। तो ममता एक पोलिंग, एक वोट पे हम उनसे लड़ रहे हैं, और हम विश्वास के साथ लड़ रहे हैं कि हमारी सरकार वहाँ बनेगी। पर
अगर मान लीजिए कुछ 19-20 होता है तो भी भाजपा तो वहाँ हर परिस्थितियों में जीती है। जैसा कि अभी हमारे मित्र पत्रकार जिनका आपने नाम लिया झा साहब का, उन्होंने कहा कि वहाँ तो जो होना था खेला हो चुका जी। वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी 3 सीट से, और अगर दीदी के साथ लबे जाम है और इस स्थिति में है कि वो आगे आगे थोड़ी सा और फिर पीछे पीछे, फिर वो पीछे, फिर वो आगे, तो मैं सोच रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, नड्डा जी का नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की भीषण मेहनत, भूतों ने भविष्य वाली, उसका परिणाम है। और 10 वर्ष की दीदी के कारनामे, नहीं तो हम कितना बिल्कुल। अभी अगर संगलाल जी बात की जाए पश्चिम बंगाल की और पश्चिम बंगाल के रुझानों की बात की जाए तो अभी तृणमूल कांग्रेस 187 और भाजपा करीब 100 सीटों पर आगे चल रही है, और एक हिसाब से कहा जाए कि भाजपा 97 करीब 97 सीटों की बढ़त लेके चल रही है। कांग्रेस 5 पे आगे चल रही है। पिछली बार अगर देखा जाए तो 71 सीटें कांग्रेस के पास थी। और अगर बात की जाए तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में भी द्रमुक और सहयोगी पार्टियां 131 पर आगे चल रही हैं। अन्ना द्रमुक 100 पर आगे चल रही हैं करीब। द्रमुक जो है बहुमत की तरफ कदम बढ़ा रही है अपना। और अगर बात करें केरल की तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहाँ पे 94, कांग्रेस वहाँ पे 44 और भाजपा कहना चाहिए कि 2 सीटें करीब। पिछली बार अगर की बात की जाए तो भाजपा को 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार 1 सीट का फ़ायदा अभी तक भाजपा को मिल रहा है। और वहीं बात की जाए असम की तो भाजपा करीब 70 सीटों पे आगे चल रही है। कांग्रेस और प्लस जो गठबंधन है वो 39 सीटों पर आगे चल रहा है। पुडुचेरी की अगर बात की जाए तो पुडुचेरी में जो 30 सीटें हैं उसमें 16 के रुझान आ गए हैं। कांग्रेस 4 पे, AINRC जो है वहाँ पे 11 सीटों पे आगे चल रही है। तो लगातार ये आंकड़े हैं। और एक हिसाब से कहा जाए कि पश्चिम बंगाल में अब तृणमूल कांग्रेस ने बढ़त बढ़ा ली है। संगलाल जी और राम पांडे जी लगातार जुड़े हैं। राम पांडे जी, अगर केरल की बात की जाए, केरल में जिस तरीके से कांग्रेस में कहना चाहिए कांग्रेस ने अच्छी ताकत वहाँ पे लगाई है, तो अभी अगर कहा जाए तो कांग्रेस क्यों पिछड़ती नजर आ रही है केरल में? राम पांडे जी चलिए वो तो मैं बताऊंगा, पहले तिवारी जी की बात का जवाब दे दूं। ये हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं वो आप जानते हो तड़ीपार रहते हैं। अब आप बताइए गृह मंत्री देश का तड़ीपार है तो क्या होगा? अपराध तो बढ़ेगा ही ना, चाहे वो बंगाल हो या पूरा देश हो। देश की जो सत्ता है वो एक तड़ीपार के हाथ में है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे देश का भविष्य क्या होने जा रहा है। और इन्होंने सोनिया गांधी जी और उन पर आरोप लगाए हैं कि वो जमानत पर हैं। वो जमानत पर क्यों है? क्योंकि जो अखबार था वो कांग्रेस पार्टी का, जो पैसा ट्रांसफर हुआ वो कांग्रेस पार्टी का, अखबार कांग्रेस पार्टी का। जब आपस में हमारे पैसे का लेन देन हुआ है, एक भाई ने दूसरे भाई को पैसा दिया है तो उसमें तो केस बनता ही नहीं है। और ये चूंकि केंद्र में मोदी सरकार है इसलिए उन पर झूठा केस बनाया और वो झूठा केस चल रहा है। 10 साल राम पांडे जी ये चीजें किसी और डिबेट में डिस्कस कर लें अपन तो अच्छा रहेगा। तिवारी जी को भी टोकना चाहिए था जब उन्होंने बोला था। देखिए राम पांडे जी, ये बातें अभी हम छोड़ें, किसने क्या बोला। अगर अभी हम चुनाव परिणामों की बात कर लें तो अच्छा होगा राम पांडे जी। नहीं बोल देखिए, अब जवाब तो देना पड़ेगा ना सामने वाला जो बोल रहा है। ठीक है, उन्होंने लिए अपन आगे बढ़ते हैं। नहीं उन्होंने 10 साल तक हमारी केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, राहुल जी सोनिया जी चाहते तो दोनों 10 साल तक प्रधानमंत्री रह सकते थे। उन्होंने प्रधानमंत्री पद का त्याग किया और योग्य अर्थशास्त्री को देश का प्रधानमंत्री बनाया। उनके अंदर चुनाव की भूख नहीं थी, उनके अंदर सत्ता की भूख नहीं थी। यदि सत्ता की और चुनाव की भूख होती तो सोनिया जी और राहुल गांधी 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रह सकते थे। अब बात आ जाइए इन चुनावों पर। ये चुनाव परिणाम 1-2 घंटे में सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, किसकी सत्ता आ रही है किसकी नहीं जा रही है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जो चुनाव हो रहा है वो जाति और धर्म के नाम पर हो रहा है। अखबारों में लिख के आता है कि इस जाति के लोग इतने हैं, इस धर्म के लोग इतने हैं। इसके अलावा इसमें विकास की, स्कूल, धर्मशाला, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी की कोई बात नहीं हो रही है। ये चुनाव शुद्ध धर्म के ऊपर हो रहा है। तो यदि जो भी पार्टी जीत रही है, आगे आ रही है, तो बेसिक जो मुद्दे हैं, आप लोग खुद बताते थे, अखबारों में छपता था, बिहार में चुनाव मुद्दे गायब हैं। अब चुनाव काय पर लड़ गया? दीदी ओ दीदी, भैया ओ भैया, दादा ओ दादा, ये कोई चुनाव होते हैं? इस पर मैंडेट आ रहा है और जो लाखों लोग मर रहे हैं, लाशें बिछी हुई हैं, सबके लोग मर रहे हैं, जितने भी वोट डालने गए, जितने भी प्रचार करने गए। जनता हारने के लिए जा रही है, सरकार किसी की भी बने,
एक दो महीने में लाखों लोग मरने वाले हैं। अभी आपने बताया था कि बंगाल में हर तीसरा आदमी कोरोना पेशेंट हो रहा है। कितने लाशों के ढेर लगेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मरेंगे, कांग्रेस के भी मरेंगे, जनता के भी मरेंगे। तो इस जीत हार से जनता जरूर हार रही है, सत्ता किसी की भी आए। 2-4 घंटे में परिणाम आप सारे के सारे सामने रख दोगे, कौन कितनी सीट जीत रहा है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की उपस्थिति हर जगह है, चाहे वो 10 सीट जीत रही हो, चाहे 50 सीट जीत रही हो। मैदान छोड़कर भागना अच्छा नहीं होता है। कोई पहलवान यदि मैदान में खड़ा होता है और वो चुनौती देता है तो लड़ना जरूर होता है, चाहे हारो चाहे जीतो। भगत सिंह भी लड़े थे, सुभाष चंद्र बोस भी लड़े थे, नेहरू जी भी लड़े थे, गांधी जी भी लड़े थे। लड़ना जरूरी होता है पांडे जी। हारना अलग बात होती है, सुपड़ा साफ होना अलग बात होती है। जैसे बंगाल में आपका हो रहा है, 71 सीटों का नुकसान हो रहा है सीधा सीधा आपको। जी जी जी, बहुत सही कहा आपने। इसीलिए तो देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। जितना कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा उतना ही तो देश का सुपड़ा साफ होगा। आप बताइए, 70 सालों में जितनी संपत्तियां बनाई थी, उन संपत्तियों को बेचकर सुपड़ा साफ किया जा रहा है कि नहीं? BHEL को बेच के सुपड़ा साफ किया जा रहा है, रेलवे को बेच के सुपड़ा साफ किया जा रहा है। आप मुद्दे पे आते ही नहीं, आप हमेशा और किसी रास्ते पे निकल लेते हैं। अरे तो आप सुपड़ा साफ कराओ ना, जितना कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, ये तो परिणाम बता रहे हैं इसमें। हम क्या करें इसमें तो परिणाम बता रहे हैं। देश का सुपड़ा साफ हो रहा है, ये कांग्रेस का नहीं हो रहा है, ये देश का सुपड़ा साफ हो रहा है। और हिटलर की भी मौत हुई थी, हिटलर ने भी आत्महत्या की थी, हिटलर के पीछे भी लोग पागल थे। समय बदलता है। आज हिटलर के नाम पर वहां के जर्मनी के लोग पछतावा करते हैं कि हमने ऐसा शासक चुना जिसके पीछे हम राम पांडे जी बीच में रोक रहे हूँ, आपको समय हो गया, एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है। इसके बाद में फिर लगातार हम जुड़े रहेंगे सभी मेहमानों के साथ में। अभी फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।